हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद देवभूमि में। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सामान्य ज्ञान मॉक टेस्ट पार्ट 11। इससे पहले हमने 10 पार्ट अपलोड कर दिए हैं, जिनको आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। गाइस देखिए, इस सीरीज़ में आपको सामान्य ज्ञान के 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ मिलते हैं, वो भी एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। गाइज, अगर आप यूके ट्रिपल एससी के किसी भी एग्ज़ाम वीडियो बीपीडीओ, समाज कल्याण अधिकारी, लेखपाल या पटवारी, समाज कल्याण अधिकारी, कनिष्ठ सहायक, बंदी रक्षक, पुलिस पर्यवेक्षक वाले, या उनके अलावा जो भी एग्ज़ाम है, ठीक है, जिनमें जीके आपको पता है सभी एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप हमारी सीरीज़ से जुड़ सकते हैं। ये सीरीज़ आपको डेली दोपहर 1 बजे मिल जाती है, लेकिन थोड़ा आगे पीछे हो सकती है। जैसे आज थोड़ी देर हो गई है, ठीक है, आज ये वीडियो बनाने में मुझे थोड़ी देर हो गई है, तो ये 1 बजे आपको वीडियो जो है डेली मिल जाती है। तो गाइज़, आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 8 मार्च को। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जिस वर्ष ही मनाया जाता है, उस वर्ष की थीम काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। तो इस बार 2021 की थीम काफ़ी महत्वपूर्ण है इसके लिए, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, और इस बार की जो थीम है, वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन ए कोविड-19 वर्ल्ड। इसको सबसे पहले थीम के साथ जो मनाना शुरू किया था, ये संयुक्त राष्ट्र ने शुरू किया था 1996 से। क्वेश्चन आता है कि थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाना कब से शुरू किया गया। तो 1996 से संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसको शुरू किया था थीम के साथ। अगला है, इको मार्क का चिन्ह किस पर लागू होता है। तो देखिए, इको मार्क का चिन्ह जो लागू होता है, ये होता है सभी प्रदूषण मुक्त पदार्थ पर, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए, इको मार्क की जो शुरुआत हुई थी, क्वेश्चन आता है कि इको मार्क की शुरुआत कब हुई थी। तो 1991 में इको मार्क की शुरुआत हुई थी। अब देखिए, इको मार्क में जो प्रोडक्ट कैटेगरी हैं, वो 17 कैटेगरी आती हैं। कितनी कैटेगरी आती हैं? 17 कैटेगरी आती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन लोकहितवादी के रूप में प्रसिद्ध था। तो देखिए, लोकहितवादी के रूप में कौन प्रसिद्ध थे, तो ये थे गोपाल हरि देशमुख, यानी ए ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए, गोपाल हरि देशमुख की बात करें तो ये एक भारतीय विचारक थे, समाज सुधारक थे और एक लेखक थे। जन्म इनका 18 फरवरी 1823 में पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। उपनाम इनका लोकहितवादी है, और दूसरे उपनाम क्या है इनका, राव बहादुर के नाम से भी किसको जाना जाता है, गोपाल हरि देशमुख जी को, ठीक है। राव बहादुर भी आप याद रखना। अगला है, WHO की स्थापना। तो देखिए, WHO की स्थापना जो हुई थी, ये हुई थी 1948 में, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए एक्स्ट्रा तथ्य देख लेते हैं इसे कुछ। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। मुख्यालय इसका काफ़ी महत्वपूर्ण पूछा जाता है, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका मुख्यालय है, और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगला है, विश्व धरोहर समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो विश्व धरोहर समिति का जो मुख्यालय स्थित है, ये है पेरिस में। कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में। चलिए इसके महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। देखिए, विश्व धरोहर समिति, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, WSC भी इसको कहते हैं, इसकी स्थापना 1977 में हुई थी। मुख्यालय इसका पेरिस, फ्रांस में है। क्वेश्चन आता है कि यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों के रूप में स्थलों का जो सूचीबद्ध करता है, उसको कौन करता है। तो ये करती है विश्व धरोहर समिति, ठीक है। देखिए, विश्व धरोहर समिति उन स्थलों का चयन करती है जिन्हें यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों के रूप में सूचीबद्ध किया जाता है। इसका जो प्रथम विश्व धरोहर समिति का जो प्रथम सत्र हुआ था, ये 1977 में हुआ था, पेरिस, फ्रांस में। विश्व धरोहर समिति का जो 43वां सत्र हुआ था, ये 2019 में हुआ था, बाकू, अजरबैजान में। और विश्व धरोहर समिति का 44वां वर्तमान वाला, ठीक है, 2020 में ये फुझोऊ, चीन में होना था, लेकिन कोविड की वजह से ये स्थगित हो गया था। 2021 में भी ये फुझोऊ, चीन में, देखते हैं होता नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि कोविड की वजह से ये होना है नहीं होना ये पता चल जाएगा बाद में, ठीक है। जो करंट के क्वेश्चन आएंगे उसमें डिस्कस कर लेंगे। अगला है,
सरकार द्वारा घोषित ABC सूचकांक किससे संबंधित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ABC इस तरह से आएगा ये, तो ये संबंधित है स्वास्थ्य से, ठीक है, ये हेल्थ से संबंधित है। अब देखिए इसकी फुल फॉर्म काफ़ी महत्वपूर्ण होती है ABC सूचकांक की, यानी ABC इंडेक्स। तो अचीवमेंट ऑफ बेबीज चिल्ड्रन इंडेक्स, ABC की फुल फॉर्म पूछेगा तो अचीवमेंट ऑफ बेबीज चिल्ड्रन इंडेक्स, हिंदी में कहते हैं इसको शिशुओं और बच्चों की उपलब्धियाँ सूचकांक। तो ABC इंडेक्स जो है स्वास्थ्य से संबंधित है। अगला है सेबी का, ठीक है, सेबी से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं। सेबी को वैधानिक मान्यता कब मिली? अभी तक इसका गठन पूछ रखा है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, इसके मुख्यालय कहाँ पे है, ठीक है। तो सेबी को वैधानिक मान्यता कब मिली थी? तो ये मिली थी इसको 1992 में। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए सेबी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए सेबी SEBI सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी की फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, हिंदी में इसको कहते हैं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। स्थापना इसकी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना हुई थी। मुख्यालय पूछा जाता है इसका, तो मुख्यालय याद रखना आपने कहाँ पर है, मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। अब देखिए इसके क्षेत्रीय कार्यालय भी पूछे जाते हैं कि उत्तर में जो है सेबी का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर स्थित है, तो नई दिल्ली में। अगर पूर्व में पूछता है कि सेबी का पूर्व में क्षेत्रीय कार्यालय कौन सा है, तो कलकत्ता है। दक्षिण में पूछता है तो चेन्नई है। पश्चिम में पूछता है तो अहमदाबाद है। सेबी को जो वैधानिक मान्यता मिली थी ये सेबी एक्ट 1992 के तहत मिली थी। कब? 30 जनवरी 1992। फुल डेट आप याद रखना। सेबी की जो वैधानिक मान्यता मिली थी ये 30 जनवरी 1992 में मिली थी। किस एक्ट के तहत मिली थी? तो सेबी एक्ट 1992। अब देखिए सेबी का उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो भारतीय स्टॉक निवेशकों के हितों का उत्तम संरक्षण प्रदान करना और प्रतिभूति बाजार के विकास तथा नियमन को प्रवर्तित करना है। सेबी जो अपना कार्य करता है 20 विभागों की जो है मदद से करता है। सेबी के जो वर्तमान इस समय अध्यक्ष हैं ये अजय त्यागी हैं। कौन है? अजय त्यागी हैं। ये क्वेश्चन पूछ भी रखा है UKTPLC ने। अगला क्वेश्चन है भारत में बीमा सेक्टर किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये नियंत्रित किया जाता है IRDA के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है गाइज? IRDA के द्वारा। अब देखिए IRDA के बारे में कुछ महत्वपूर्ण देख लेते हैं। IRDA IRDA, ठीक है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, ठीक है। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी और मुख्यालय इसका गाइस कहाँ पर है? हैदराबाद। और हैदराबाद कहाँ पर है? तेलंगाना में। इसका उद्देश्य काफ़ी पूछा जाता है IRDA का। तो उद्देश्य है इसका बीमा की पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा करना, बीमा उद्योग का क्रमबद्ध विनियमन। और देखिए IRDA के जो वर्तमान इस समय अध्यक्ष हैं ये सुभाष चंद्र खुंटिया हैं। याद रखना, ये काफ़ी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है राइडर कप का संबंध है। देखिए कप काफ़ी पूछे जाते हैं UKTPLC में। तो राइडर कप का जो संबंध है ये है गोल्फ से, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए गोल्फ के बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखिए आधुनिक गोल्फ की जो शुरुआत हुई थी ये स्कॉटलैंड में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? स्कॉटलैंड में। पूछा जाता है कि गोल्फ में पुरुष के जो ग्रैंड स्लैम होते हैं वो कितने टूर्नामेंट होते हैं? तो 4 टूर्नामेंट होते हैं। पूछा जाता है गोल्फ टी क्या है? तो देखिए वह समतल भूमि जहाँ पर पहला शॉट लगाया जाता है उसको गोल्फ टी कहा जाता है। गोल्फ परिमाप जो है गोल्फ के जो परिसर होता है पूरा वो 125 से 175 एकड़ में होता है। उसके बाद देखिए इसकी जो बॉल होती है उसका वजन 45.9 ग्राम होता है। बॉल की जो परिधि होती है वो 4.27 सेंटीमीटर होती है। जो छिद्र का व्यास होता है, ठीक है, वो 4 इंच की होती है। और क्वेश्चन आता है कि कोर्स से संबंधित है, ठीक है, जो गोल्फ खेला जाता है कोर्स पे खेला जाता है, ठीक है। तो गोल्फ कोर्स पे खेला जाता है, ये आप याद रखेंगे। प्रमुख कप जो है इसमें प्रिंस ऑफ वेल्स कप, ये काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है कि प्रिंस ऑफ वेल्स कप किससे संबंधित है? डनहिल कप, सर्किट कप और वॉकर कप। अगला है धन विधेयक का संबंध किस अनुच्छेद से है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए धन विधेयक का जो संबंध है ये है अनुच्छेद 110 से। किससे है? अनुच्छेद 110 से। अब देखिए धन विधेयक के, ठीक है, धन विधेयक होने या ना होने का निर्णय, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका जो निर्णय करता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। क्वेश्चन पूछे जाता है गाइस, ठीक है। और काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है ये कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। और उसका निर्णय अंतिम होता है। इस निर्णय को न्यायालय, सदन या राष्ट्रपति अस्वीकार नहीं कर सकता। अब देखिए अब जैसे धन विधेयक है तो धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत है, क्योंकि जब धन विधेयक लोकसभा राष्ट्रपति के पास भेजता है तो उसकी अनुमति के बिना ये लोकसभा, राष्ट्रपति की अनुमति के बिना लोकसभा में तो प्रस्तुत नहीं हो सकता। तो
लोकसभा भेजती है इसको राष्ट्रपति जी के पास, राष्ट्रपति सिग्नेचर करके जो है लोकसभा में भेज देता है। तो धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। लोकसभा जो है इस धन विधेयक को कहाँ भेजती है? राज्यसभा में, ठीक है। अब राज्यसभा जो है इसको माने या ना माने, अगर राज्यसभा ने इसको 14 दिन अपने पास रख लिया तो ये खुद ही पास हो जाता है। वो क्या कर सकता है राज्यसभा, इसको संतुति के लिए या इसको वापिस कर सकती है लोकसभा के पास, लेकिन लोकसभा इसकी बात को मानने के लिए बाध्य नहीं है, वो फिर से राज्यसभा को भेज देगा, ठीक है। और 14 दिन तक राज्यसभा ने इसको अपने पास रख लिया तो ये खुद पास हो जाता है, ठीक है गाइस। अगला है, निम्न में से किसे राज्यपाल द्वारा नियुक्त नहीं किया जा सकता है? तो देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को, इसको केवल राष्ट्रपति नियुक्त करता है। कौन करता है? इनको राष्ट्रपति नियुक्त करता है। बाकी मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य और मुख्य सचिव, इन सभी को राज्यपाल नियुक्त करता है, ठीक है। देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और राज्यपाल के द्वारा जो नियुक्ति की जाती है मुख्यमंत्री की जाती है, मुख्य सचिव की जाती है, महाधिवक्ता की जाती है, और राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? तो नेहरू रिपोर्ट जो प्रस्तुत की गई थी ये अगस्त 1928 में प्रस्तुत की गई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे पूछ लेगा, तो इसके अध्यक्ष थे पंडित मोतीलाल नेहरू। कौन थे? पंडित मोतीलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा की जो स्थापना की थी ये की थी डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर जी ने। कब की थी? 1924 में। डेट आप जरूर याद रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युद्ध की समाप्ति मंगलोर की संधि से हुई थी? तो ये था द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। कौन सा था? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जो 1780 से लेके 84 तक चला था। चलिए इसका एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। देखिए, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1780 से 84 तक था, और ये टीपू सुल्तान और वॉरेन हेस्टिंग्स के बीच हुआ था, ठीक है। और ये किस संधि से समाप्त हुआ था? मंगलोर की संधि से ये समाप्त हुआ था 1784 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में से किसे इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है? तो यह है अलाई दरवाज़ा। क्या है? अलाई दरवाज़ा। अलाई दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? तो ये दिल्ली में स्थित है, और इसका निर्माण जो कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। अगला है, गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान कौन था? तो गाइज ये था सिकंदर लोदी। कौन था? सिकंदर लोदी। अब देखिए, सिकंदर लोदी, ठीक है, सिकंदर लोदी जो आया था, ये मतलब जो इसका कार्यकाल माना जाता है 1489 से 1517 तक इसका कार्य माना जाता है। अब देखिए, सिकंदर लोदी के द्वारा जो प्रमुख कार्य किए गए थे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो यह है भूमि के लिए मापन प्रमाणित पैमाना जो गजे सिकंदरी था वो सिकंदर लोदी ने चलाया था। आगरा शहर की स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी ने कराई थी। इसने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था, ठीक है, और इसने जो अनाज कर था उसको भी ख़त्म किया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है? तो देखिए, इसमें बृहस्पति आंतरिक ग्रह नहीं है, बुध, मंगल, शुक्र और एक होता है पृथ्वी, ये आंतरिक ग्रह होते हैं। देख लो आप इसको, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। आंतरिक ग्रह जो होते हैं ये होते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बाह्य ग्रह जो होते हैं ये होते हैं बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अगला क्वेश्चन है, सुएज नहर का निर्माण कब हुआ? काफ़ी पूछा जाता है ये क्वेश्चन। सुएज नहर का जो निर्माण हुआ था ये हुआ था 1869 में, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इससे संबंधित देखिए क्वेश्चन आते हैं कि सबसे पहले पूछा था सुएज नहर कहाँ पर स्थित है? तो ये मिस्र में है। कहाँ पर है? मिस्र में। क्वेश्चन आता है कि सुएज नहर किन किन के मध्य स्थित है? तो सुएज नहर जो है लाल सागर व भूमध्य सागर के बीच स्थित है। सुएज नहर की लंबाई जो है 168 किलोमीटर है, और सुएज नहर की जो औसत गहराई है 16.15 मीटर है। इसका जो राष्ट्रीयकरण किया गया था, पूछा जाता है कि सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1956 में किया गया था मिस्र के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, डार्क अवेंजर्स या एवेंजर्स क्या है? तो देखिए, ये कंप्यूटर वायरस है। क्या है कि ये कंप्यूटर वायरस है। आपको कंप्यूटर वायरस सारे याद होने चाहिए। कंप्यूटर वायरस क्या होता है गाइस? एक भौतिक कोड होता है, यानी इलेक्ट्रिक कोड इसको मान सकते हैं। कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का जो है इलेक्ट्रिक कोड होता है, जो कंप्यूटर में समाहित सूचना को जो है समाप्त करने का काम करता है, मतलब बग ला देता है उसमें। देख लो आप, इसको जो होते हैं प्रमुख,
एक कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक कोड है जो कंप्यूटर में समाई सूचनाओं को समाप्त करने के लिए होता है। अब देखिए कुछ प्रमुख कंप्यूटर वायरस हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, उनका नाम आपको याद होना चाहिए। माइक्लो एंजेलो, डार्क एवेंजर, किलो, ठीक है, ये सब कंप्यूटर वायरस हैं। फ्लिप, सी ब्रेन, ब्लडी, चेंज मुंगू, देसी, ये सारे कंप्यूटर वायरस हैं। आपको ये याद होंगे तो पूछ लेगा कि ये क्या है, ठीक है, ये कंप्यूटर वायरस हैं। अगला है पोस्ट ऑफिस पुस्तक के लेखक हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये। तो पोस्ट ऑफिस पुस्तक के लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए रविंद्रनाथ टैगोर की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। गीतांजलि, चित्रांगदा, विसर्जन, हंगरी स्टोन्स, चंडालिका क्रिस्टेंस, ठीक है, क्रिसेंट मून, द कोर्ट डांसर, किंग ऑफ डार्क चैम्बर। तो ये सभी जो हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी की महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं और यूके ट्रिपल की तैयारी से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल स्टडी विद देवभूमि को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।